Welcome dear student. In today's session we will discussing about the thermodynamics, our lecture number 5th. Before this we will discussing about the system, surrounding, boundaries and the first law of thermodynamic, delta U is equal to Q plus W. So you know very well what is the delta U. Delta U is the internal energy where Q is the heat and W is the work. Symbolic representation according to the IUPAC convention. The Q, if the system obtained the heat, then Q will be positive. If system evolved the heat, then Q will be negative. Work done on the system, then W will be positive. Work done by the system, W will be negative. If work is compression, then W positive. Work is expansion, then W is negative. After this, we will discussing about the state function. What you know about the state function? The property which depend upon the state of the system are called state function. Initial, final and initial state पे depend होती है. Not to depend upon the path is called state function. For example, enthalpy, entropy, that is the symbol of delta. Delta means change, final minus initial. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंडेंट होती है फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर, उसको हम कहा करते हैं स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी is state function, enthalpy also state function, formation enthalpy state function, gives free energy also state function, pressure volume temperature also state function. बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, मतलब सॉरी पथ के ऊपर डिपेंड होती है. स्टेट के ऊपर डिपेंड होने के साथ साथ पथ के ऊपर डिपेंड होती है. बाय स्लिपिंग ऑफ टंग, पथ एंड स्टेट. भाई स्टेट, फाइनल एंड इनिशियल. सपोज कि फाइनल्स और इनिशियल स्टेट, कोई सिस्टम है वो अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है, लेकिन किस रास्ते से पहुंच रही है, उसका पथ क्या है, तो उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन. तो टुडेज आवर टॉपिक इज पाथ फंक्शन. व्हाट यू नो अबाउट पाथ फंक्शन? तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन डिपेंड अपॉन द पाथ कनेक्शन. किसके ऊपर डिपेंड होती है बच्चों? पथ कनेक्शन के ऊपर. टू स्टेट देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज. टू स्टेट देयर कैन बी infinite value of path function between two states depending upon the path or process. Path functions are also indefinite. Indefinite quantity है और value of path function है वो not fixed. path function की value कभी भी fix नहीं होती. सपोज हीट एंड वर्क, इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे हीट और वर्क की स्टडी जो कि पथ फंक्शन है. तो आप एक नज़र में दिमाग में रखेंगे कि स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं. फिर से एक बार शॉर्ट समराइज कर देते हैं. स्टेट फंक्शन जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड होते हैं. तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट. स्टेट फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट. मीन्स फाइनल, जैसे कि मैं बात करूँ एंथैल्पी. वर्ड एंथैल्पी इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी. डेल्टा एच, एच ऑफ फाइनल माइनस एच ऑफ इनिशियल. मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात कही थी आपके साथ. तो दिस इज द स्टेट फंक्शन. अनदर वे डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऑल्सो स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, ऑल्सो स्टेट फंक्शन. एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी इज स्टेट फंक्शन. जी ऑफ फाइनल मतलब G2 भी कह सकता हूँ मैं, गिव्स फ्री एनर्जी, एंड G ऑफ इनिशियल. तो ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं, केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं. स्टेट किस रास्ते से आई उससे कोई लेना देना नहीं. नाउ पथ फंक्शन जो कि कैसी क्वांटिटी है? इनफाइनाइट वैल्यू होती है, पथ के ऊपर भी डिपेंड होती है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट जो आई है वो किस रास्ते से आई है, किस पथ से आई है, तो उसको हम कहते हैं पथ फंक्शन. कौन कौन से होते हैं पथ फंक्शन? हीट एंड वर्क. तो आज हम इसके अंदर भी बात करेंगे हीट और वर्क के बारे में, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड देन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. इज इट क्लियर स्टूडेंट? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिस्टम के बारे में, ओपन क्लोज आइसोलेटेड. प्रोसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. आइसो थर्मल प्रोसेस, डेल्टा G0, डेल्टा U फॉर साइक्लिक, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, और एडियाबायोटिक फॉर डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, हीट 0 तो एडियाबायोटिक. आइसोथर्मल में T 0 होता है. साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है.
एडियाबायोटिक प्रोसेस के अंदर Q0 होता है, मतलब वो प्रोसेस ना तो हीट लेता है ना किसी को हीट देता है। और उसके बाद आएगा आइसोबारिक प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने बात कर लिया आपके साथ आइसोथर्मल। If the state changed by the system at constant temperature, then you can say delta T is equal to 0. State change of the system at constant volume, then you can say isosoric process. Delta V 0, तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोसोरिक प्रोसेस। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ये हो गया एडियाबायोटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट? एडियाबायोटिक प्रोसेस। और डेल्टा U 0 इंटरनल एनर्जी चेंज है, तो ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेसेस। और आइसोथर्मल में क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया आइसोथर्मल, एडियाबायोटिक, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोसोरिक प्रोसेस। और एक होता है आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े? 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रोसेस। और उसके अलावा पढ़े स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ऑल अबाउट क्लियर है? 1 सेकंड में आप पूरा क्लियर कर सकते हो कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेट चेंज ऑफ द सिस्टम प्रोसेस हुआ करती है, और स्टेट फंक्शन क्या होता है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड होते हैं उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। पथ फंक्शन क्या होता है? फाइनल इनिशियल स्टेट कैसे ऑब्टेंड हुई उसके पथ पर भी डिपेंड होते हैं, उसको हम पथ फंक्शन कहते हैं। हीट और वर्क पथ फंक्शन है। और एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब क्या हुआ करते हैं बच्चों? स्टेट फंक्शन हुआ करते हैं। अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, उसमें डेल्टा T 0 होता है। अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी 0 है और स्टेट चेंज हो रही है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। हीट 0 है, क्यू बोले तो हीट, वो 0 है तो साइक्लिक प्रोसेस है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है और सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो उसको आइसोसोरिक प्रोसेस कहते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर पर स्टेट चेंज हो रही है तो उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो अब इन प्रोसेस के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस हम करने की ट्राई कर देते हैं जो NCERT एक्सरसाइज के हैं, उनको हम क्वेश्चंस करते हैं NCERT एक्सरसाइज के स्टूडेंट। ओके, तो लगाते हैं क्वेश्चंस 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी दिए NCERT एक्सरसाइज में उनको हम सॉल्व। ओके स्टूडेंट, तो NCERT एक्सरसाइज के जहाँ तक हमने थोड़ा सा टॉपिक ही पढ़ा है तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं 4 लेक्चर तक। NCERT का पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, द थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन इज क्वांटिटी डैश डैश। थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन कैसी क्वांटिटी है? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के बारे में अभी हमने जाना कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड टू डिटरमिन द हीट ट्रांसफर, ऑप्शन ए में ऐसा दिया है कि स्टेट फंक्शन को खाली हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, या फिर हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पथ। बात पता चल गई, वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पथ ही होती है। फिर देखो यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हुज वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? द स्टेट फंक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पथ। तो यही होगा ना, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पथ, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती, पथ से इंडिपेंडेंट है, पथ के ऊपर आधार नहीं रखती है, इंडिपेंडेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, इंडिपेंडेंट ऑफ पथ। तो NCERT बेस्ड ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपसे हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्या कहता है आपको सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज करेक्ट कंडीशन फॉर रिलेशन टू अकर्स एडियाबायोटिकली? एडियाबायोटिक मीन्स न तो सिस्टम होगा वो अपनी स्टेट चेंज करेगा तो हीट न तो ऑब्टेन करेगा न हीट रिमूव करेगा, न तो हीट प्राप्त करता है न हीट देता है। बाहर वातावरण के अंदर, वातावरण से या एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से सिस्टम ना तो हीट लेगा ना सराउंडिंग में हीट इवॉल्व करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबायोटिकल। अभी मैंने बताया था आपको Q = 0 होता है तो एडियाबायोटिकल होता है। तो डेल्टा T 0 तो आइसोथर्मल, ये तो हो नहीं सकता। डेल्टा P 0 आइसोबारिक प्रोसेस, ये भी नहीं हो सकता बेटा। Q 0 हो गया, Q 0 मीन्स आंसर आपका 3rd। एडियाबायोटिक में क्या होता है? हीट, नो हीट एक्सचेंज और नो हीट इवॉल्व, तो एडियाबायोटिकली। और वर्क = 0 तो वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 प्रकार के प्रोसेस है, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में या आज के लेक्चर में। एडियाबायोटिक और बायोटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, वो कल पढ़ाऊंगा या अभी आगे बात करेंगे हम।
रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव पे हमको बात करनी बाकी है। तो ये Q इजिकल टू 0 तो सिस्टम प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिकल। डेल्टा U 0 तो साइक्लिक, डेल्टा T 0 तो आइसोथर्मल, डेल्टा P 0 तो आइसोबार, क्लियर। डेल्टा V 0 तो आइसोचोरिक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ट्रिक सीखने को मिलेगा यहाँ पर, द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट इज डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। एनसीईआरटी में दिया है, बहुत सारे लोगों को इसमें डायरेक्ट बच्चे जड़ देते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर कोई भी एलिमेंट की एंट्रोपी को डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर, मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस आर नोन एज एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा अस्त व्यवस्था होती है एंट्रोपी बढ़ती जा रही है इस यूनिवर्स की, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हर एक एलिमेंट की एंट्रोपी में होने वाला चेंज है वो कितना माना जाता है, 0 होता है। आपको सीधा याद रखना है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या माना जाता है, 0। तो दिस इज योर आंसर नंबर 3। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन हमने पढ़े। तो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर अब हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया भर के एलिमेंट है, किसी की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है। ये एक बहुत लॉजिकली चीज़ है। इसके लिए मैं बच्चों आपको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड स्टेट में एंट्रोपी 0 मानी जाती है या फिर एंथैल्पी भी 0 मानी जाती है। तो किसी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी आगे हमको जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड कौन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे टीचर से आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अनअकैडमी में पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे पता चला कि विच इज स्टैंडर्ड। कई हुई बात सुनी हुई कि वो अच्छा है, फिर वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो स्टैंडर्ड स्टेट हमें कैसे पता चलेगी। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। फॉस्फोरस की बात करूं तो P फॉर्म में व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस। सल्फर की बात करूं तो सल्फर एलिमेंट S8 फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। ये रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ऐसी अलग अलग फॉर्म होती है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों आज आपको एक बहुत शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं, इधर देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कैसे याद रखें। कार्बन हमेशा ग्रेफाइट के फॉर्म में स्टैंडर्ड होता है, ये एक ट्रिक्स है, आप दिमाग में रखना। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन होती है, आज का ये ट्रिक्स ऑफ द डे, जरा हटके में दिमाग में रखना। कौन सा एलिमेंट कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो कार्बन का अगर डायमंड, फुलरीन दिया है तो ग्रेफाइट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, ग्रेफाइट है। इसी तरह से दूसरी मैं बात करूं, H2O2, N2, F2 और Cl2, इन सभी के नीचे ऐसे सिंबल गैस लिखा है तब भी ये स्टैंडर्ड है। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत शानदार ट्रिक्स है, 99% लोगों को पता नहीं होता और फिर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। एक बात यहाँ दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि आपको एनसीईआरटी एक बार पहले कवर करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने जाएंगे तो सीधे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा फाड़ू चैप्टर है, इक्विलिब्रियम थोड़ा फाड़ू चैप्टर है, तो इसमें कॉन्सेप्ट तो आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बनाने के साथ साथ ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट बनाने में सीधे क्वेश्चंस पे जा रहे हो और क्वेश्चंस रट रहे हो। तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हो तो आपको रटने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ों को बहुत टेक्निकली समझना पड़ेगा। तो ये जो मैं अभी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। जैसे हाइड्रोजन को कहीं गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में लिखा है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन अगर गैस फॉर्म में है तो ही वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑक्सीजन अगर गैस फॉर्म में है तब भी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पढ़ने को तो आप पूरा थर्मोडायनेमिक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लोगे, याद भी कर लोगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं से भी पढ़ लिया। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको ये दिमाग में रखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज बेस्ड, कि कब क्वेश्चंस बनाते समय आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चंस में हाइड्रोजन लिक्विड लिखा है तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंबक्शन और फॉर्मेशन एंथैल्पी जब निकालनी पड़ेगी तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तब ये चीज़ें अगर आपको पता है, इंटरनल नॉलेज आपके पास है, तो आप इस तक पहुंच पाओगे, रिजल्ट तक। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ बात करना आप। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस फॉर्म में है तभी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फिर से एक अच्छा ट्रिक्स आपको और बता रहा हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड, कब उसको स्टैंडर्ड गिना जाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है, नाइट्रोजन गैस में है, फ्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस फॉर्म में है तब। तीसरा इसके अंदर आप याद रखना, Br2 लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड गिना जाता है, Br2 लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड गिना जाता है। और किसी भी एलिमेंट से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो कंपाउंड का 1 मोल स्टैंडर्ड गिना जाता है।
नेक्स्ट बात आपके साथ में कर रहा हूँ, I2 सॉलिड स्टेट में है तो ही वो स्टैंडर्ड गिना जाएगा, और उसके अलावा बच्चों ध्यान देना, I2 सॉलिड स्टेट में स्टैंडर्ड गिना जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सभी भी सॉलिड फॉर्म में है तो ही स्टैंडर्ड गिने जाएंगे। कौन सी फॉर्म? सॉलिड। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड गिना जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ ये क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म पता करने की ट्रिक्स। इतना आप जरा हटके दिमाग में याद रख लेना। उसके अलावा आपको बता रहा हूँ बात, सल्फर रोम्बिक होता है, दूसरा सल्फर का इलेक्ट्रोप मोनोक्लिनिक होता है। तो सल्फर का कौन सा फॉर्म स्टैंडर्ड गिना जाएगा? सल्फर का रोम्बिक फॉर्म। याद रखना, सल्फर में कौन सा? सल्फर, एस के नीचे ऐसे लिखा है सल्फर रोम्बिक, एस और रोम्बिक। क्वेश्चन बनाते समय आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टैंडर्ड। इसी तरह से बच्चों फॉस्फोरस का वाइट फॉस्फोरस स्टैंडर्ड गिना जाएगा, वाइट। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल पे काउंट की जाती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी 1 मोल कंपाउंड उसके एलिमेंट से बनता है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो उसका 1 मोल होगा, वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर में एक क्वेश्चन, इन चीज़ों के ऊपर बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं जो 90% स्टूडेंट उसमें भूल करते हैं। लॉलीपॉप मिल ही जाता है बच्चों। तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ करने की ट्राई करते हैं, फिर से देखना क्या है क्वेश्चंस इनके ऊपर स्टैंडर्ड। ये 3 क्वेश्चंस हमने NCERT एक्सरसाइज के ही किए हैं। आगे का टॉपिक अभी मैं चलाने वाला हूँ, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हो जाएगा, अभी जस्ट कुछ मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चंस बना रहे हैं हम, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं यहाँ पर। क्या कॉन्सेप्ट है देखना बच्चों। आपको सपोज ऐसा कहा कि विच इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग, विच इज करेक्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेना बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, जो JEE में पूछा गया था लास्ट ईयर। विच इज द करेक्ट जॉइंट एंट्रेंस में, मेंस में पूछा था, आप देख लेना। विच इज करेक्ट फॉर following standard enthalpy of formation। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या सही है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इनमें से क्या सही है? ऑप्शन 1 में लिखा है H2 + Br2 gives 2HBr। ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, JEE का ही क्वेश्चन है। अभी आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी मैं सिखाऊंगा कि फॉर्मेशन मतलब 1 मोल कंपाउंड का बनना उसके एलिमेंट से। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ब्रोमीन एलिमेंट मिलके 2HBr बना रहे हैं। फिर एक मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर इसके नीचे लिखा है गैस। फिर देखना यहाँ पर भी ½ H2 + ½ Br2 विल गिव HBr, गैस। ये भी गैस। फिर देखो H2 + Br2, ये गैस 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिक्विड। फिर हम बात करें बच्चों, फोर्थ ऑप्शन भी इस तरह से लिखा है, ½ H2 ये गैस है + ½ Br2 ये लिक्विड है, और इससे HBr बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर इन गैस फॉर्म। अब आपको कहा कि विच इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कभी भी कोई भी कंपाउंड अपने एलिमेंट से बन रहा है, ये सब एलिमेंट से ही कंपाउंड बन रहा है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 मोल होती है। तो ये 2 मोल बन रहा है, इट मीन्स ये तो संभव नहीं है। ये 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है, तो ये दोनों में से संभव हो सकता है। ये 2 मोल बन रहा है, इट मीन्स ये भी संभव नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी कंपाउंड उसके एलिमेंट से बनता है तो उसका 1 मोल जो बनता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं हुई। A and C यानी कि 1 and 3 आर नॉट करेक्ट। अब 2 and 4 में हम देखते हैं, ये भी 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है, इट मीन्स या तो आंसर 2 है या 4 है। अब उसमें भी आप कंडीशन देखो, स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस होती है, तो गैस ही दिखा है यहाँ भी दोनों में। ब्रोमीन की यहाँ गैस, लिक्विड। ब्रोमीन कौन सी स्टेट में होता है? देखो लिक्विड में। तो आंसर आपका
ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ब्रोमीन गैस हो गया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? फिर 1 मोल, इसका 1 मोल, तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 2 1 बच गया। इसको भी Br2 भी एक ही चाहिए क्योंकि HBr 1 मोल बनाना है, तो यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसलिए HBr। और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ब्रोमीन की, देखो ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड आ गया, यहाँ गैस, इसमें यहाँ पर गैस था इसलिए ये राइट नहीं हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि 1 मोल फॉर्मेशन की होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और कौन सा एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता रखते हैं? कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में हो तो ये स्टैंडर्ड होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ये सब गैस फॉर्म में होती है तब स्टैंडर्ड होती है। Br2 लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड होता है, I2 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, सल्फर रोम्बिक है तो स्टैंडर्ड होगा, और फॉस्फोरस वाइट फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड होगा। और रिएक्शन में 1 मोल प्रोडक्ट साइड फॉर्मेशन हो रहा है उसके एलिमेंट से, तो उसको बैलेंसिंग आपको 1 मोल के रेफरेंस से प्रोडक्ट के हिसाब से इसको फॉर्मेशन में बैलेंस करना है 1 मोल के हिसाब से। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा ऑफ FH, इसको मैं कहूँगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F साइन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स इस साइड की प्रोडक्ट साइड की एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब देखिए बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड करना है तो यहाँ 0 लगा दो, 0 इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ मैं 0 कर दूंगा इसके ऊपर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड की माइनस रिएक्टेंट साइड की। आगे हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये क्वेश्चंस के लिए हमने बात की है। अभी तक हमने NCERT के एक्सरसाइज के 1 to 3 क्वेश्चंस किए, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे अब हम जा रहे हैं, प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो नाउ वी विल डिस्कसिंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आखिरकार उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं, एक टॉपिक को साथ में मिक्सिंग करते हुए पीछे के टॉपिक तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपना अपना तरीका होता है, जो आज हमने पढ़ा है उसको 2 मिनट में कल रिवाइज करके फिर आगे के टॉपिक पर आपको लेके जाएंगे ताकि साथ साथ चैप्टर आपका कवर रहे बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक में। ये तो आपको आज नई चीज़ मैंने बता दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड। चलिए NCERT के फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए। अब हम बात करते हैं व्हाट यू नो अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस में हमको जिस प्रोसेस की ज़रूरत थी वो पढ़ने बाकी है। मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल, और एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट यू नो अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बच्चों ध्यान देना, क्या होती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कुछ भी नहीं, आपको इतना दिमाग में रखना, आई मीन्स इंडिपेंडेंट, और इसमें आई है नहीं इसलिए ये डिपेंडेंट। शॉर्ट एंड फर्स्ट आप सीधा दिमाग में डालो, ऐसी प्रॉपर्टी द वैल्यूज जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव। और इंडिपेंडेंट आई, याद रखने का शॉर्टकट आई, इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होती है। मान लो कि हम इस रूम पे खड़े हैं और इस रूम के 2 पार्ट में कर दूं तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई? वॉल्यूम बदलने के साथ बदल गई तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। मास वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई? मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गई। टेम्परेचर, इस रूम को भले आधा करूं, टेम्परेचर तो 35 है, तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों, व्हाट यू नो अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नाउ राइट नाउ डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिए, प्रॉपर्टी विच डिपेंड upon the amount of substance, ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर निर्भर होती है।
द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर निर्भर होती है। प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट चेंज विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करने पर ये भी चेंज हो जाती है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों? मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर्टी सिस्टम की क्या क्या होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड होती है, उसको हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कई बार क्वेश्चंस में आता है, डिपेंड होती है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मास, वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, ये भी मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। हीट कैपेसिटी, अभी आगे आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट यू नो अबाउट हीट कैपेसिटी। अगला ही टॉपिक हमारा आएगा हीट कैपेसिटी, सी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होती है? पदार्थ की मात्रा के ऊपर डिपेंड होती है। गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी। तो ये सारी वैल्यू क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसी के अंदर व्हाट यू नो अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब नाम से पता, इंडिपेंडेंट। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी which does not dependent upon the amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर, प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर आधार नहीं रखती है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? आप देख लीजिए एक बार। सपोज करो कि कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, ये सब कैसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मास, हीट, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? टेम्परेचर कहीं भी, मान लो कि 1 ग्राम पदार्थ लो या 50 ग्राम पदार्थ लो या 100 किलो का पदार्थ लो, 5 किलो का आदमी है, बच्चा है छोटा, या फिर बड़ा आदमी है 80 किलो का, उसका टेम्परेचर बॉडी का सेम ही रहता है, बदलाता नहीं है। तो टेम्परेचर अमाउंट के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो आप कह सकते हो टेम्परेचर, उसके अलावा हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन, उसके अलावा हम बात करें डेंसिटी, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स C इज इक्वल टू N/V। तो N बोले तो मोल को हम आधा कर दें तो वॉल्यूम आधा कर दे तो आधा आधा कट जाएगा, N/2 और V/2, तो ये कट जाएगा, तो N/V ये बदलाएगा नहीं। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपका समझ में आया होगा। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूँ। नहीं समझ में आया तो मेरे साथ बात करना फिर से एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो वी विल डिस्कसिंग एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द amount of substance are called intensive property, and property which depend upon the amount of substance are called extensive property। extensive means substance की amount के ऊपर depend होती है, और ये independent, नाम से पता चल रहा है आई बोले तो independent, मतलब उसके ऊपर आधार नहीं रखती, अपने से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में, जैसे वॉल्यूम, एक रूम है
सपोज हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक रूम के अंदर हमने मास वॉल्यूम लिया और रूम को दो पार्ट में यहाँ पार्टीशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई 2 हो गया, इसका वॉल्यूम आधा हो गया, मास आधा हो गया। मतलब इसका जो डिवाइड करने पर ये डिवाइड हो जाती है, मास के ऊपर डिपेंड होती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है। इट मीन्स ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड नहीं होती। जैसे मैं इसको आधा कर दूं रूम को, और इसमें टेम्परेचर अभी 37 डिग्री है, रूम के पार्टीशन कर दिया तो वो 37 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बताया ना अभी मैंने आपको। तो ये बदल जाती है वॉल्यूम आधा करने पर, V/2 M/2 हो जाती है। तो ये एक्सटेंसिव है। कौन कौन, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, गिव्स फ्री एनर्जी। इंटेंसिव अमाउंट के ऊपर डिपेंड होती है और ये अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती है। इसमें भले रूम को आधा कर दो, टेम्परेचर आधा नहीं होगा, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा। ठीक वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल आधा हुआ, वॉल्यूम आधा हुआ। जैसे मैं C = N/V करूँ तो N को आधा करूँ तो V भी आधा हो गया, N/V। तो ये दोनों कर जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन N/V। कॉन्सेंट्रेशन बदलाएगी नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो आपको मेरे द्वारा समझाएगी बात समझ में आई होगी। ये मास आधा हो जाएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, हीट कैपेसिटी आधी, गिव्स फ्री एनर्जी आधी हो जाएगी अगर ये रूम का पार्टीशन करूँ तो। लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी। तो टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, तो यहाँ लिख सकते हो आप टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट दीज बोथ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका कॉन्सेप्ट मान लो कि डेंसिटी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास आधा हुआ तो वॉल्यूम भी आधा हुआ, तो ये दोनों कर जाएंगे तो डेंसिटी D/M/V तो वही रहेगा। तो टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। जबकि मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, गिव्स फ्री एनर्जी ये कैसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सब कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती है। तो अभी तक आपने थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। इससे पहले फर्स्ट लॉ आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट लॉ हमने बात की आपके साथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक की स्टडी 4 जनरलाइजेशन पे बेस्ड है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो हम प्रैक्टिकली फर्स्ट लॉ को आपको समझा चुके हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में आपको सिखा चुका हूँ बच्चों। फिर से देख लो एक बार, आपका क्लियर हो ही जाएगा। बहुत कुछ चीज़ें जो है आपको सिखानी थी वो मैंने यहाँ पर बात की आपके साथ। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया था, डेल्टा U = Q + W। इज इट क्लियर? तो इसमें ये क्या है, हीट ऑफ द यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, change from one forms to another form are termed as first law of thermodynamics. You know very well, this is the delta U. Delta U is known as internal energy changes. This is known as internal energy changes. Clear? Here Q is the heat, Q is heat और W is the work. आपको ये बात बार बार मैं बता रहा हूँ, वर्क एंड हीट आर द पथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। सम ऑफ द हीट एंड वर्क इज स्टेट फंक्शन। बट सेपरेटली हम बात करें तो अब इसके साइन, Q का साइन पॉजिटिव होता है, सिस्टम हीट लेता है, तो Q नेगेटिव, सिस्टम बाहर निकालता है हीट। तो W पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, W नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसी को साथ में लेके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। उसकी डेफिनेशन तो आप लिख लेना, होमवर्क में आपको दूंगा, मैं आपको लिखनी है खाली, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना। आज हम पढ़ने वाले व्हाट यू नो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस और लगाएंगे। तो ये क्या है, Q सिस्टम हीट लेता है तो Q पॉजिटिव, हीट बाहर निकालता है तो Q नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो Q पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो Q नेगेटिव। सपोज मैंने आपको कहा था कि ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर मैं एक गैस भर देता हूँ और इस गैस में यहाँ पर एक पिस्टन लगा देता हूँ, पिस्टन से बाह्य एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूँ, बाहर का प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंज्यूम्ड हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मीन सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो W पॉजिटिव। कंस्ट्रक्शंस, कंजप्शंस, कंज्यूम हो रहा है वॉल्यूम, कंप्रेशन हो रहा है वर्क का, कंप्रेस, सिस्टम को आप कंप्रेस कर रहे हो, गैस नीचे जा रही है, पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन। क्या हो रहा है बच्चों, कंप्रेशन, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ये गैस है वो पिस्टन को ऊपर ले जाए, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, गैस इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया उसका,
तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W नेगेटिव, मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन। ये दो बातें आपको समझनी है। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसका क्वेश्चंस आप लिखना, फिर इक्विलिब्रियम के टाइप पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के टाइप जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। देख लेते हैं बात, यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों। वर्क का कंप्रेशन हो रहा है तो W पॉजिटिव, वर्क एक्सपेंशन हो रहा है तो W नेगेटिव। ये बातें आपको पता है। क्लॉकवाइज कोई सिस्टम क्लॉकवाइज घूम रही है तो W नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो W पॉजिटिव। तो ये साइन ध्यान रहे, IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू। आगे आप फिजिक्स पढ़ने वाले उसमें ये बिल्कुल गलत अलग होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में आपको जो ये मैंने बताया वही याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेते हैं, और उससे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। आखिरकार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, काफ़ी बच्चों का कहना है कि ये सर रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। बच्चों ध्यान देना, रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको भी हम समझ लेते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट यू नो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं, और इसमें वर्क कैसे होता है। तो पहले प्रैक्टिकली मैं एक सिस्टम लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक सिस्टम लिया, इसके अंदर मैंने एक गैस भर दिया है और यहाँ तक गैस भरी है और ऊपर से एक पिस्टन लगाया। रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए पिस्टन के द्वारा जो सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को मैं कह देता हूँ P एक्सटर्नल प्रेशर, और ये गैस ऊपर की तरफ पिस्टन लगा रही है उसको हम कहते हैं P इंटरनल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस। समझ में आ रही बात। यहाँ पर मैं कोई पार्टिकल्स रख देता हूँ, सपोज करना। अब ये पार्टिकल्स रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम लेगा। ये क्या लेगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ये पिस्टन को, ये वस्तु है जो पार्टिकल्स मैंने रखा है, इसको ऊपर से नीचे आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कंप्लीट होने में इन्फिनिट टाइम लगेगा। वर्क कंप्लीट इन इन्फिनिट टाइम इंटरवल, मतलब इसकी टाइम की कोई लिमिट नहीं, कब पूरा होगा उसके बारे में नहीं बता सकते। यानी कि यहाँ से ये प्रेशर और ये प्रेशर, बाह्य प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, P ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू P ऑफ इंटरनल, वो दोनों क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। जितना प्रेशर वहां से लगेगा उतना यहाँ से लगेगा, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क करने में इनफाइनाइट टाइम इंटरवल लगेगा। मतलब ये कंकड़ यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में या फिर ऊपर जाने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और सिस्टम को वर्क करने में बहुत टाइम इंटरवल, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यानी कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V। वर्क का जो फॉर्मूला होता है पथ फंक्शन का, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर फॉर्मूला क्या आएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू, जो ये प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ लगेगा ये, तो ये पिस्टन, इसको पिस्टन को ऊपर उठाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये वस्तु यहाँ से यहाँ आने में टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। और रिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला आएगा -2.303 N इज मोल RT log V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, इसको मैं इंटीग्रेशन करके आपको आगे के टॉपिक में आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क में बताऊंगा। -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इनफाइनाइट टाइम कंप्लीटेशन इन इन्फिनिट टाइम इंटरवल, मतलब इसका टाइम इंटरवल है वो क्या है, इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर ये पूरा होगा। अब इसकी अपोजिट इरिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात करूं तो मान लो कि यहाँ एक सिस्टम है और यहाँ पर मैं एक गैस भर देता हूँ और ऊपर एक पिस्टन लगा देता हूँ बच्चों, यहाँ वस्तु रखता हूँ। तो इसके एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की बात करें तो ये इंटरनल प्रेशर जो गैस का प्रेशर है और बाहर से पिस्टन द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये इंटरनल प्रेशर गैस को जल्दी ऊपर उठा लेगा, मतलब ये इन्फिनिट टाइम की जगह यहाँ क्या आएगा, फिनिट टाइम इंटरवल के अंदर वर्क हो जाएगा। और P एक्सटर्नल और P इंटरनल का डिफरेंस होगा, वो P एक्सटर्नल और P इंटरनल जो होगा, P इंटरनल इज वेरी लार्ज, गैस का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर होगा वो बहुत बड़ा होगा P ऑफ एक्सटर्नल से। तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैं कहूँ कि DQ या DW किया गया वर्क होता है वो क्या होता है, W इसमें 0 होगा रिवर्सिबल में।
जबकि इसमें क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसमें वर्क का फॉर्मूला आएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये वर्क का फॉर्मूला होता है, मैं P को बाहर लूँ और इसको V2 और V1 के बीच में इंटीग्रेशन करूँ तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डेल्टा V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल के लिए है फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1 और ये P। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क फॉर प्रेशर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी लार्ज देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसमें डिफरेंस बड़ा होता है। और इन्फिनिट टाइम के अंदर जल्दी ही यहाँ मैंने वस्तु रखी तो ये इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी ये इस पिस्टन द्वारा प्रेशर लगेगा, मतलब गैस द्वारा प्रेशर लगेगा और इस वस्तु को यहाँ से यहाँ ले जाएगा जल्दी लिमिट टाइम के अंदर, फिनिट टाइम के अंदर, जबकि इसमें इन्फिनिट टाइम लगता है। और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में प्रेशर ऑफ गैस दोनों बराबर होते हैं। और वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, जबकि इसमें फॉर्मूला क्या होता है इरिवर्सिबल के अंदर, W इरिवर्स के अंदर माइनस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने आपको करवाया है बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, उसके ऊपर Q और W के साइन कैसे लेने हैं वो भी कराया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में आपको करना है। इन ए प्रोसेस सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल हीट। मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। एक सिस्टम एब्जॉर्ब हीट कर रहा है, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब हीट 701, कितनी 701 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, सिस्टम। इस सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल हीट और वो कितना काम कर रहा है हीट एंड 701 जूल हीट एंड 394 जूल हैज बीन वर्क डन बाय इट। और इतनी हीट एब्जॉर्ब करके वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहा है, वो कर रहा है 394 जूल वर्क कर रहा है। ये W की वैल्यू दी है और ये हीट की वैल्यू दी है। आपको कहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा U। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में घर से करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लेना बच्चों। In a process, the system has absorbed, NCERT exercise का क्वेश्चन नंबर 7, in a process the system has absorbed 701 joule of heat and work done by system is 394 joule. What is the change in internal energy? ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क में है, आप करके रखना। आपको बताया हुआ है सिस्टम हीट ले रहा है तो Q पॉजिटिव, सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है तो Q नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो W पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम तो W नेगेटिव, वर्क का कंप्रेशन हो रहा है तो W पॉजिटिव, सिस्टम एक्सपेंशन कर रही है तो W नेगेटिव, डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो ये माइनस लेने का है, ये प्लस लेने का है और डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लगाने का है और इंटरनल एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। थैंक्स फॉर विजिट। फिर मिलता हूँ मैं अगले टॉपिक के अंदर। अभी तक आप सिस्टम, सराउंडिंग, प्रोसेस, बाउंड्री और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क एक्सपेंशन का फॉर्मूला W रिवर्सिबल में माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 और इरिवर्सिबल अंदर P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। माइनस P क्या है, P एक्सटर्नल है, मतलब इंटरनल प्रेशर के ऊपर की तरफ लग रहा है इंटरनल, तो एक्सटर्नल के अपोज में रखता है इसलिए माइनस साइन और P डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। थैंक्स फॉर विजिट। फिर मिलता हूँ बच्चों अगले लेक्चर में। इसको आप नोट डाउन करके इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर NCERT का 7 आपको करना है। ओके।